गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 24 अप्रैल और आज के इस सेशन में 24 अप्रैल से संबंधित टॉप 10 करेंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है, आंसर करना है कमेंट्स बॉक्स में। किस राज्य में 12 घंटे की ड्यूटी वाला बिल विधानसभा में पास हुआ है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना। इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कब तक भारत में 10,000 किलोमीटर के डिजिटल राजमार्ग विकसित करेगा? तो आप सभी याद रखेंगे कब तक, 2025 तक। डिस्कस कर लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वित्तीय वर्ष 2025 तक पूरे भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए तैयारी कर रहा है। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है? तो दूरस्थ स्थानों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना और इसी के साथ 5G और 6G जैसे नए युग की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के रोल आउट पे तेजी लाना है। याद रखेंगे कि डिजिटल हाईवे के विकास के लिए पायलट मार्गों की पहचान दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 1367 किलोमीटर और वहीं हैदराबाद बेंगलोर कॉरिडोर पर 512 किलोमीटर के रूप में की गई है। अब डिस्कस कर लेते हैं आगे लेटेस्ट करंट अफेयर में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। अगर आपसे पूछा जाता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ की विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है, तो आंसर होगा न्यूयॉर्क। खबरों में रहा चीता हेलीकॉप्टर, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर बनाया है? तो यह फ्रांस की कंपनी के साथ मिलकर बनाया गया था और ये काफ़ी सुर्खियों में रहा था क्योंकि ये हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना कितने राज्यों में क्रियान्वित की जाएगी? तो आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे, ये राज्य आपसे पूछे जा सकते हैं 4 राज्यों में। 4 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। CO2 आयात करने और समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो पहला देश बन गया है डेनमार्क। इसके अलावा आपको याद रखना है कि देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर होगा केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान से बचाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप को अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि PM मोदी जी द्वारा इस ऐप की लॉन्चिंग की गई थी और इस ऐप का नाम है कॉल बिफोर यू डिग। दूरसंचार विभाग द्वारा केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इस पोर्टल का नाम है गति शक्ति संचार पोर्टल। इसके अलावा याद रखेंगे मध्य प्रदेश में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं करंट अफेयर से संबंधित जो कि आपको याद रखने हैं। वहीं बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, तो इसकी स्थापना होती है 1988 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। तो ये 3 पॉइंट आपको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में याद रखना है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की PDF बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक, टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स टेलीग्राम पर आपको GK GS के क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं और करंट से संबंधित जो भी अपडेट होता है वो ईजिली आपको मिल जाता है। अगला सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध में डूबा एक बड़ा जहाज 80 साल बाद किस सागर में मिला है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखेंगे आप सभी, ये जहाज कहाँ पर मिला है? तो दक्षिणी चीन सागर में मिला है। कहाँ पर मिला है? दक्षिणी चीन सागर में। 80 साल बाद इस जहाज को खोजा गया है। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार का जहाज मिला है। डिस्कस करेंगे जहाज के बारे में। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में डूबा एक बड़ा जहाज 80 साल बाद दक्षिणी चीन सागर में मिला है। यह जहाज बंदी बनाए गए सैनिकों को पपुआ न्यू गिनी से लेकर चीन जा रहा था। उसी दौरान फिलीपींस के पास एक अमेरिकी पनडुब्बी ने इस पर
टारपीडो से हमला कर दिया और जिसके बाद यह जहाज समुद्र में समा गया। इस जहाज का नाम महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो जहाज का नाम आप याद रखेंगे, इसका नाम है SS मोंटेवीडियो मारू। ये पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा SS मोंटेवीडियो मारू क्या है, तो आप याद रखेंगे ये एक जहाज है। अब डिस्कस करेंगे किसके बारे में, दक्षिणी चीन सागर के बारे में। तो साउथ चाइना सी की लोकेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है और ये काफ़ी सुर्खियों में भी रहती है। तो देखिए ये है चाइना, चाइना के जस्ट नीचे आप देखेंगे ये आपको देखने को मिलेगा साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी से क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मलक्का जल संधि। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मलक्का जल संधि है ये साउथ चाइना सी को किससे जोड़ती है, तो अंडमान सागर से जोड़ती है, याद रखेंगे। और मलक्का जल संधि अलग किसे करती है, तो ये मलेशिया को किससे अलग करती है, सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया से अलग करती है। इसके अलावा अन्य जो सागर हैं उनकी लोकेशन भी एक बार देख लेते हैं। देखिए बेरेंट सी ये भी काफ़ी सुर्खियों में रहा था, याद होगा आप सभी को कि जो रसिया है, रसिया ने जिरकॉन के अपडेट वर्जन का जो सफल परीक्षण है, हाइपरसोनिक मिसाइल है जिरकॉन, जिसके अपडेट वर्जन का सफल परीक्षण नासा कह रहे हैं यहाँ से रशिया ने बेरेंट सी से ही किया था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसकी लोकेशन महत्वपूर्ण है और ये किसका भाग है, तो ये आर्कटिक ओशन का ही भाग है। इसके अलावा आपको याद रखना है काला सागर। काला सागर से क्वेश्चन बन जाता है, 4 देश आपको दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से किस देश की सीमा काला सागर से नहीं लगती है। तो मैप में आप देखेंगे ये है ब्लैक सी। ब्लैक सी से किन देशों की सीमा लगती है, यूक्रेन, रसिया, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, जिसका अब नया नाम क्या कर दिया गया है, तुर्की है। और इसके अलावा याद रखेंगे जॉर्जिया। तो इन देशों की सीमा काला सागर से लगती है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है ना। कैस्पियन सागर से किन देशों की सीमा लगती है, तो यहाँ आप देखेंगे ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बाद आपको याद रखना है रशिया के बाद याद रखेंगे अजरबैजान के बाद आपको यहाँ नीचे देखने को मिलेगा ईरान के बाद आपको याद रखना है तुर्कमेनिस्तान। अब देखिए 2 प्रमुख नदियाँ हैं जो कि कहाँ पर गिर रही हैं, तो आप देखेंगे ये जो यूरोप की एक प्रमुख नदी है जिसे हम कहते हैं बोल्गा नदी, ये कहाँ पर जल गिराती है, तो ये कैस्पियन सागर में जल गिराती है और ये कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है ना। और इसी के जस्ट बगल से आप यहाँ पर देखेंगे अरल सागर। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि अरल सागर से किन देशों की सीमा लगती है, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। सारगेसो सागर महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, याद रखेंगे सारगेसो सागर। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि जो सारगेसो सागर है ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ये कौन सा महासागर है, तो ये अटलांटिक महासागर है। तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। पूछा जाता है एग्जाम में कि सारगेसो सागर कहाँ पर है, तो नॉर्थ अटलांटिक महासागर में ये स्थित है, याद रखेंगे। यहाँ पर पाई जाने वाली सारगेसो की एक प्रकार की घास पाई जाती है जिसके कारण इसका नाम सारगेसो पड़ गया था, ठीक है। और इसके अलावा आप इसके बारे में याद रखेंगे कि इसकी जो सीमा है ना वो किसी भी तट से नहीं लगती है, देख पा रहे होंगे आप, है ना, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। अगला सवाल डिस्कस करेंगे कि चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज्य में विधानसभा चुनाव में घर से वोट का विकल्प पेश किया है, तो ये विकल्प पेश किया गया है कर्नाटक में। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो भारत निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक में पहली बार वोट फ्रॉम होम के लिए ऑप्शन की घोषणा की है, जिसके बाद से राज्य भर में 80 से अधिक उम्र के 60,000 बुजुर्ग और विशेष रूप से दिव्यांग 15 से 20,000 लोगों ने वोट फ्रॉम होम का विकल्प चुना है। भौगोलिक स्थिति के आधार पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 2 से 3 सेक्टर होते हैं। वैसे अलग अलग टीमें इन व्यक्तियों के घरों में बैलेट पेपर लेकर जाएंगी और उनके वोट एकत्रित करेंगी। मतदान वास्तविक दिन से 5 से 6 दिन पहले होगा और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट यही बनेगा कि पहली बार वोट फ्रॉम होम का जो ऑप्शन है इसकी घोषणा किस राज्य में की गई, तो ये कर्नाटक में की गई है। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन से संबंधित। तो चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर लोक कलाकार जिनका नाम है मंजमा जोगाती को समुदाय के लिए चुनाव आइकन के रूप में चुना है।
चुनाव आयोग ने 23 से 24 जनवरी 2023 तक नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी और चुनाव अखंडता का उपयोग विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की थी। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 चलाया था। ये मिशन आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा मिशन 929 कहाँ पर चलाया गया था, तो आंसर होगा त्रिपुरा। अगला सवाल, इंडोनेशिया की जगह फीफा अंडर-20 विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, इंडोनेशिया की जगह अब मेज़बानी करेगा अर्जेंटीना। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि मेज़बानी कौन करेगा अंडर-20 की, तो अब अर्जेंटीना करेगा, इंडोनेशिया नहीं करेगा फ्रेंड्स, है ना। और आयोजन कब तक होगा? तो 20 मई से 11 जून तक कहाँ पर? अर्जेंटीना में इसका आयोजन किया जाएगा। लेटेस्ट करंट अफेयर में याद रखेंगे कि किस देश को 2023 फीफा अंडर-17 विश्व कप की मेज़बानी से हटा दिया गया है? तो आप सभी जानते हैं ये हाल ही में पेरू को हटा दिया गया। 22वां फीफा पुरुष विश्व कप 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कहाँ पर हुआ? कतर में। फीफा पुरुष विश्व कप 2026 कहाँ पर होगा? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये भारत में हुआ था। फीफा की अगर बात की जाए तो फीफा की स्थापना होती है 1904 में। फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। अगला सवाल, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने बीएमडी इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो फ्रेंड्स ये सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा से। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट से समुद्र आधारित एंडो वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। कहाँ से किया गया है? तो याद रखेंगे उड़ीसा से किया गया है। परीक्षण का जो उद्देश्य है वो दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल खतरे के प्रभाव को लक्षित करना और उसे नष्ट करना है। डीआरडीओ की अगर बात की जाए तो डीआरडीओ की स्थापना होती है 1958 में। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर कामत हैं। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अस्मी क्या है? तो आप सभी जानते होंगे कि डीआरडीओ द्वारा तैयार भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल है। रुस्तम 2 क्या है? तो डीआरडीओ द्वारा तैयार स्वदेशी ड्रोन है। तो डीआरडीओ के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कैरीकॉम मंत्री स्तरीय जो बैठक है ये कहाँ पर हुई है? तो फ्रेंड्स इस बैठक का आयोजन किया गया है जॉर्ज टाउन में। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि जो जॉर्ज टाउन है ना, ये कहाँ की राजधानी है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये गुआना की राजधानी है। और ये सम्मेलन यानी कि ये जो बैठक है मंत्री स्तरीय, ये कहाँ पर हुई है? तो ये गुआना में हुई है। भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया था? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिया था। अब डिस्कस कर लेते हैं आगे इसके बारे में कि ये जो कैरीकॉम है ना ये क्या है। तो देखिए कैरीकॉम का फुल फॉर्म है कैरेबियन समुदाय और कॉमन्स मार्केट, ये इसका फुल फॉर्म है। कैरीकॉम एक अंतर सरकारी संगठन है जो पूरे अमेरिका और अटलांटिक, याद रखेंगे पूरे अमेरिका और अटलांटिक महासागर में 15 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसकी स्थापना 1973 में होती है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो अपने सदस्यों के बीच आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करना कि एकीकरण के लाभों को समान रूप से साझा किया जाए और विदेश नीति का समन्वय किया जाए। तो भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया है? तो आप याद रखेंगे डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा लिया गया है। और बैठक कहाँ पर हुई है? तो जॉर्ज टाउन में हुई है। देखिए जॉर्ज टाउन से क्वेश्चन इसलिए भी बन सकता है कि आप सभी जानते हैं कि जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो सम्मेलन हुआ था, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुआना के प्रेसिडेंट थे। इसलिए गुआना की जो राजधानी है ना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गुआना के प्रधानमंत्री वर्तमान में मार्क फिलिप्स हैं। यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो मोहम्मद इरफान अली हैं। इनका नाम आप अच्छे से याद कर लेंगे। राजधानी जॉर्ज टाउन है। मुद्रा को कहते हैं गयानीज डॉलर, ठीक है। गुआना की लोकेशन अगर मैप में देखी जाए तो ये देखिए, ये है गुआना। गुआना किस महाद्वीप में आता है? तो ये साउथ अमेरिका में आता है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गुआना। अगला सवाल देखेंगे कि महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा यह घोषणा जो की गई है ये 4% यानी कि 4% की घोषणा की गई है।
तो महाराष्ट्र सरकार ने प्रमोशन में रोजगारी वाले विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% कोटा लागू किया है। यह आरक्षण उन कैडरों के लिए लागू होगा जहां सीधी सेवा के माध्यम से भर्ती कम से कम 75 से कम हो। सरकार ने दिसंबर 2022 में दिव्यांग विभाग भी स्थापित किया था। याद होगा आप सभी को, ये डिस्कस भी किया गया था क्लास में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करेंगे लेटेस्ट करेंट अफेयर। भारत का पहला चिकित्सा शहर इंद्रायणी जो मेडिसिटी है, ये कहाँ पर खोला गया है? पुणे। देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात में। सांस अभियान किसने शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा की गई। किस संस्थान ने इनोवेटिव एग्रीकल्चर पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया? तो ये नीति आयोग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर मोनिका दास को किस राज्य का चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है? तो आप सभी याद रखेंगे इन्हें कहाँ का बनाया गया है? तो बिहार का बनाया गया है ना। इसके अलावा इनके बारे में याद रखेंगे कि मोनिका दास ने ही बिहार विधानसभा आम चुनाव यानी कि आम निर्वाचन 2020 में राज्य की पहली ट्रांसजेंडर पीठासीन पदाधिकारी के रूप में चुनाव करवाए थे। कहाँ पर करवाए थे? तो ये बिहार विधानसभा में ही इन्होंने करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है रूस। पहले स्थान पर है रूस, दूसरे पर है सऊदी अरब और तीसरे पर आप याद रखेंगे तीसरे स्थान पर है इराक। तो रूस की लोकेशन आप सभी मैप में देख सकते हैं, ये है रूस। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की जो मुद्रा है इसे रूबल कहते हैं। रूस के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील है जो कि आपको रूस में देखने को मिलेगी। अगला सवाल, नागालैंड के फेक जिले में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित भारत के पहले गांव अवंग खू का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? तो आप सभी याद रखेंगे इनका नाम है एल मुरुगन, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने आपसे शुरुआत में ही पूछा था कि किस राज्य में 12 घंटे की ड्यूटी वाला बिल विधानसभा में पास हुआ है? तो ये बिल विधानसभा में कहाँ पर पास किया गया है? तमिलनाडु विधानसभा में। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो बिल में कारखाने के श्रमिकों की दैनिक कार्य शिफ्ट को मौजूदा 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रावधान है, अर्थात वे सप्ताह में 4 दिन कार्य करने का विकल्प चुन सकते हैं। बाकी 3 दिन के लिए छुट्टी का भुगतान किया जाएगा और छुट्टी, ओवर टाइम, वेतन आदि पर मौजूदा नियम नहीं बदलेंगे। तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ की विधानसभा में पास हो गया है? तो याद रखना है तमिलनाडु। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस में। आज का हमारा टॉपिक होगा विश्व की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं। रेड क्लिफ रेखा अगर आपसे पूछी जाती है तो याद रखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा ये जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। और मैन रहीन रेखा अगर आपसे पूछ ली जाए तो याद रखेंगे रूस और फिनलैंड के बीच है। मैगिनाट जो रेखा है ये फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा रेखा है। जो 17वीं समांतर रेखा ये बहुत पूछी जाती है फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। नेक्स्ट आपको याद रखना है 38वीं समांतर रेखा जो कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। 49वीं समांतर रेखा अगर पूछ ली जाए तो याद रखेंगे नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के बीच है। ऑर्डर नीचे जो रेखा है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच है। 24वीं समांतर रेखा, इसके बारे में आपको याद रखना है ये भारत तथा पाकिस्तान के बीच कक्ष के पास स्थित है। पाकिस्तान के अनुसार यह रेखा भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश के प्रधानमंत्री को चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध प्रतिमा भेंट की है? अगला सवाल, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? अगला सवाल, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? तो इन सभी के आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।